वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। हम अक्सर सोचते हैं कि जब एक विशाल एम्पायर, एक साम्राज्य गिरता है तो उसके साथ साथ आर्ट और कल्चर का भी अंत हो जाता है। पर क्या यह हमेशा सच होता है? आज हम पोस्ट मौर्यन आर्ट की कहानी समझेंगे और देखेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। सोचिए इस बारे में। हिस्ट्री में एक कॉमन आइडिया है कि जब मौर्यन एम्पायर जैसा बड़ा साम्राज्य कोलैप्स करता है तो उसके बाद एक कल्चरल डार्क एज यानी एक सांस्कृतिक अंधकार का युग आता है। सब कुछ जैसे बिखर जाता है। लेकिन आर्ट आर्ट का क्या होता है? क्या एक एम्पायर के टूटने का मतलब आर्टिस्टिक क्रिएशन का भी एंड है? देखिए, इस सवाल का जवाब काफी हैरान करने वाला है। पोस्ट मॉडर्न एरा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आर्ट सिर्फ पॉलिटिकल कोलैप्स को झेल नहीं जाता, बल्कि वो और ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है, नए नए रूप ले लेता है। असल में मौर्यन एम्पायर का गिरना आर्ट के लिए एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये एक गोल्डन ट्रांजिशन का दौर था। तो हुआ ये कि मौर्यन एम्पायर के बाद पाटलिपुत्रा की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमजोर पड़ गई। पावर, आप कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड हो गई और इससे रीजनल डायनेस्टीज को उभरने का मौका मिला। नॉर्थ में शुंगास और कन्वाज और डेक्कन में सातवाहनास जैसे नए प्लेयर्स सामने आए और हर डायनेस्टी अपने आप में एक अलग आर्टिस्टिक पैटर्न थी, जिससे आर्ट में एक नई नई वैरायटी आने लगी। अच्छा, अब इस दौर में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलीजियस शिफ्ट भी आया, एक थीस्टिक टर्न। देखिए, मौर्यन एरा में फोकस ज्यादातर मोनास्टिक रिलीजन्स पर था, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। लेकिन पोस्ट मौर्यन एरा में ब्राह्मणिकल सेक्ट्स का एक जोरदार उदय हुआ, जैसे शाइविज्म यानी शिवा के वॉर्शिपर्स और वैष्णविज्म यानी विष्णु के वॉर्शिपर्स। और इसका सीधा असर, बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट, हमें आर्ट पर दिखता है। यहां दो के टर्म समझना बहुत जरूरी है, आइकॉनिक और एनिकॉनिक। मौर्यन आर्ट ज्यादातर एनिकॉनिक था। इसका मतलब है कि बुद्धा को उनकी इमेज में नहीं दिखाया जाता था। उनकी जगह सिंबल्स यूज होते थे, जैसे खाली थ्रोन उनके एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता था या फुटप्रिंट्स उनकी प्रेजेंस को। लेकिन पोस्ट मॉडर्न दौर में आर्ट आइकॉनिक बन गया, यानी अब डीटीज को इंक्लूडिंग बुद्धा उनके ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाने लगा। ये रिलीजियस आर्ट में एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बदलाव था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर की तरफ। मौर्यन टाइम में रॉक कट कीव्स आमतौर पर काफी सिंपल हुआ करती थी, पॉलिश्ड वॉल्स के साथ। लेकिन अब इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में उनके फंक्शंस अचानक से स्टैंडर्डाइज हो गए। गुफाएं अब सिर्फ मॉम्स के रहने की जगह नहीं रहीं, उनके स्पेसिफिक पर्पस बन गए, जिससे दो अलग तरह के स्ट्रक्चर्स ने जन्म लिया। और ये दो स्ट्रक्चर्स थे, चैत्या और विहारा। इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विहार आज थे रेजिडेंशियल मोनास्ट्रीज, यानी मंक्स के रहने के क्वार्टर्स। इनका डिजाइन सिंपल होता था, एक सेंट्रल हॉल और उसके चारों तरफ छोटे छोटे सेल्स या कमरे। चैत्यास दूसरी तरफ विशाल प्रेयर हॉल्स थे। ये कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप के लिए, यानी सबके एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए बनाए जाते थे। तो आइए अब एक चैत्य हॉल की एनाटॉमी को समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक पूरे पहाड़ को काटकर उसके अंदर एक बड़ा सा हॉल बना रहे हैं। सोच सकते हैं इसकी इंजीनियरिंग और डिजाइन कितनी ब्रिलियंट रही होगी। तो देखिए, एक चैत्य हॉल का जो पिछला हिस्सा होता था वो सेमी सर्कुलर होता था, जिसे एब्सिडल प्लान कहते हैं। हॉल को दो रोज ऑफ पिलर्स से तीन हिस्सों में बांटा जाता था, एक सेंट्रल पैसेज जिसे नेव कहते हैं और दो साइड पैसेजेस जिन्हें आइल्स कहते हैं। और बिल्कुल आखिर में नेव के एंड पर एक वोटिव स्तूपा होता था। यही पूजा का मेन फोकल पॉइंट था। अब सोचिए, इतनी गहरी गुफा के अंदर रोशनी कैसे आएगी? इसके लिए आर्किटेक्ट्स ने एक कमाल का सोल्यूशन निकाला, द चैत्या विंडो। ये एंट्रेंस के ऊपर एक बड़ा सा हॉर्सशू शेप ओपनिंग होता था, जिससे सूरज की रोशनी सीधे अंदर आकर स्तूपा को रोशन करती थी। कार्ले चैत्या इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा, जब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इतना ग्रैंड हो रहा था तो उसके पैरेलल जैनिज्म में क्या हो रहा था? इसके लिए हमें ओडिशा चलना पड़ेगा, जहां किंग खारावेला के अंदर एक बिल्कुल अलग ही रॉक कट ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी। यह दिखाता है कि कैसे रीजनल डाइवर्सिटी आर्ट को शेप कर रही थी। उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स बुद्धिस्ट चैत्यास से बिल्कुल अलग हैं। ये केव्स जैन एसेटिज्म के लिए बनी थीं, यानी जैन मुनियों की कठोर तपस्या के लिए। इसीलिए ये केव्स छोटी हैं, इनकी छतें नीची हैं और ये ज्यादातर फंक्शनल हैं, बस इतनी जगह कि एक मॉन्क बैठ या लेट सके। यहां फॉर्म फॉलोज फंक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिखता है। ग्रैंडियोर नहीं, जरूरत पर ध्यान था। इन्हीं केव्स में से एक है हाथी गुम्फा, यानी एलिफेंट केव।
और ये हिस्टोरिकली प्राइसलेस है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में 17 लाइन का एक इंस्क्रिप्शन है जो किंग खारावेला की पूरी बायोग्राफी बताता है, उनकी मिलिट्री कैंपेन से लेकर जैन धर्म को दिए गए उनके सपोर्ट तक। ये फर्स्ट या सेकेंड सेंचुरी बीसी का एक फर्स्ट हैंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। चलिए अब स्तूपा की बात करते हैं। मौर्यन एरा का स्तूपा जो एक सिंपल सा ब्रिक का माउंड हुआ करता था, अब उसका एक ग्रैंड मेकओवर होने वाला था। पोस्ट मॉडर्न एरा ने स्तूपा को एक सिंपल स्ट्रक्चर से एक इलैबोरेट, एक विशाल आर्ट मॉन्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये एवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले थे मौर्यन ब्रिक माउंट्स, फिर शुंगास ने उन ब्रिक स्ट्रक्चर्स को पत्थर से कवर कर दिया जिसे स्टोन केसिंग कहते हैं। इससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई और कार्विंग के लिए एक परफेक्ट सरफेस मिल गया। फिर स्तूपा के चारों तरफ एक स्टोन रेलिंग बनाई गई जिसे वेदिका कहते हैं। और आखिर में सातवाहनाज ने 4 दिशाओं में 4 ग्रैंड गेटवेज यानी तोरनाज ऐड किए। और ये तोरणा सिर्फ दरवाजे नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की स्टोन कार्व्ड ग्राफिक नॉवेल्स थे। इन पर इतनी डिटेल्ड कार्विंग्स थीं कि वो पूरी की पूरी कहानियां सुनाती थी। सांची स्तूप के तोरनाज इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है। तो इन तोरनास पर क्या कार्व किया जाता था? इन पर जातक टेल्स यानी बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां उखेरी जाती थीं। बुद्धा की लाइफ के सीन्स भी होते थे, लेकिन अभी भी एनाइकॉनिक यानी सिंबॉलिक फॉर्म में। इसके अलावा वैसंतरा जातक जैसी इंपॉर्टेंट कहानियां, और यहां कल्चरल सिंथेसिस भी दिखता है। इन कार्विंग्स में हेलेनिस्टिक यानी इंडो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है, खासकर फूल पत्तियों के मोटिव्स में। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीखते हैं? यही कि पोस्ट मॉरियन एरा जो एक पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का दौर था, वो दरअसल आर्ट के लिए एक एक्सप्लोजन का टाइम था। इस दौर ने आने वाले समय के इंडियन आर्ट के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। So the crucial takeaway from this whole discussion is this: political decentralization का मतलब cultural decline बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसने regional creativity और innovation को एक नई spark दी। अलग अलग पेट्रन्स ने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को सपोर्ट किया, जिससे एक रिच और डाइवर्स आर्टिस्टिक लेगेसी बनी। इसीलिए हम इसे डार्क एज नहीं बल्कि एक गोल्डन ट्रांजिशन कहते हैं। और मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अगर पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन से इतना बड़ा आर्टिस्टिक बूम आ सकता है, तो कल्चर के लिए पॉलिटिकल यूनिटी का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जाना चाहिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।